हाय हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए बात करेंगे। जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं या हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, उनमें हमारे साथ में कुछ एडजस्टमेंट रहती हैं। जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने जर्नल एंट्रीज बनाई, जर्नल एंट्रीज के बाद में आपने बनाया लेज़र, लेज़र के बाद आपने बनाया ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद आपने बनाया बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर काम हो गया। हाँ सर, ये हमने प्रॉपर अपना कर लिया। लेकिन सर कभी कभी ये होता है, मैं बाद में कुछ एडजस्टमेंट पता चलती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक इतना था सर, इसके लिए प्रोविजन करना रह गया है तो उसका प्रोविज़न कर दीजिएगा। या फिर मान लीजिए हमने कोई भी अमाउंट है सर, वो ऐड नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी या प्रीपेड एक्सपेंस रह गए। तो इन सब की जो एडजस्टमेंट होती हैं, अब एक सीधी सी बात है, एक चीज़ का प्रभाव हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अकाउंट में। एक चीज़ का इफेक्ट किस पे पड़ता है सर? दो बातों पे पड़ता है। एक अगर डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, है ना। ये सब बातें हम लोग को पता है। यानी कि एक एंट्री का इफेक्ट दो चीज़ों पर पड़ेगा। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही हम लोगों को एडजस्टमेंट जाननी है कि किसी भी चीज़ का एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ता है। आप कहाँ पे ऐड करेंगे, कहाँ पे लेस करेंगे, या बैलेंस शीट में आप उसे एसेट्स में दिखाएंगे या लायबिलिटी में। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर हम आप लोग चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की ही वीडियो आते रहते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखने का क्रम हमेशा बना रहना चाहिए। चलिए फाइनल अकाउंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इतनी बात समझते हैं, फाइनल अकाउंट एक पर्सन जो बनाता है इस चीज़ को, वो ज़रूरी होता है। जर्नल के बाद लेज़र, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। क्योंकि इससे ही हम लोगों को किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी, कोई भी हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसकी जो ग्रोथ होती है वो हमें पता चल पाती है। आई होप सो क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लोजिंग स्टॉक की। देखिए हम लोग जब शुरुआत करते हैं साल की, तो साल की शुरुआत में हमारे पास में स्टॉक होता है। अब उस स्टॉक में क्या होता है, हम स्टॉक में सर कुछ आइटम स्टॉक के साथ में परचेज भी करते हैं, हाँ, और उसके साथ में क्या करते हैं, कुछ सेल भी करते हैं। सही बात है। अब मान लो मेरे पास 100 रुपये का बचा हुआ था, शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक था, परचेज मैंने 50 की करी, सेल मैंने करी है 80 की। तो यानी कि मेरे पास लास्ट में कितना बच गया होगा सर? लास्ट में आपके पास जो बचा होगा वो 70 बचा होगा। तो ये जो बच गया ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट कैसे होती है सर? क्लोजिंग स्टॉक, देखो एक बात समझना, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा सर? ओपनिंग स्टॉक, है ना। इस साल मेरे पास आखिर में इतना बचा, मतलब जब मैं साल की शुरुआत करूंगा तो उस साल में कितना लिखूंगा? शुरुआत में 70 रुपये है ना। आखिरी साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का जैसे क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अब मेरी भाई समझिएगा सब लोग, सर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आप लोग फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनाते हैं सर। कौन कौन से? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक P&L बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक लास्ट में इन लोगों के बाद में बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, हाँ सर ये तो है। तो सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट दो जगह होती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। एसेट तो लायबिलिटी होती है ना, तो एसेट साइड में इसकी ट्रीटमेंट होगी। एसेट साइड्स में हम लोग इसको लिखेंगे जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में इसको शो करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम लोग फाइनल अकाउंट का सवाल करेंगे ना एडजस्टमेंट के साथ वाला, तब मैं आप लोगों को एक बार और समझा दूंगा। तो आई होप से क्लियर होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते क्या हैं सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि आप लोगों को अभी करने बाकी हैं। जैसे मान लीजिए, मतलब इसका आप फ़ायदा उठा चुके हैं, देना भी बाकी है। जैसे मान लीजिए मुझे इस साल में 12 महीने का रेंट देना था, लेकिन मैंने दिया कितने का है? केवल 10 महीने का। अच्छा, 2 महीने का देना बाकी है कि नहीं है? हाँ सर, तो वो 2 महीने का मैं अगले साल दूंगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो आप लोगों को पता है अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक का रहता है ना। जैसे इस साल 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ होगा, 31 मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अब आप लोगों को पे करने थे 12 महीने का रेंट, लेकिन आपने दिया कितने का है? 10 महीने का रेंट। 2 महीने का बकाया है कि नहीं है बताइए? हाँ सर 2 महीने का बकाया है। तो जो 2 महीने का बकाया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डेबिट साइड में जो भी खर्चा होता है उसके साथ में ऐड कर देते हैं। चाहे वो आपका ट्रेडिंग में हो या आपका P&L में हो, डजेंट मैटर होगा। बस इतनी बात ध्यान रखें, डेबिट साइड में लिखते हैं उस खर्चे के साथ ऐड करके। जैसे मान लीजिए रेंट नहीं चुकाया तो रेंट के साथ ऐड कर दिया। मान लीजिए आप लोग कोई ऐसा खर्चा है जो ट्रेडिंग में आना चाहिए, उसके साथ ऐड कर दिया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाते हैं। या मान लीजिए आप लोगों का सैलरी का है, सैलरी के साथ ऐड कर दिया, और वो आप बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे? लायबिलिटी में। वो आपकी जिम्मेदारी है ना, अभी चुकाना बाकी है। जो चीज़ चुकानी बाकी है वो आपकी लायबिलिटी है, बात खत्म। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड वो होता है, जैसे मान लीजिए 12 महीने का रेंट देना था, आपने 14 महीने का दे दिया,
अच्छा, तो अब 2 महीने का अगली बार कम देना पड़ेगा। हाँ, तो एक तरह से ये आपकी क्या हो जाएगी सर, एसेट्स हो जाएगी, और इसे उस खर्चे में से माइनस कर देंगे, क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि मैंने 1400 रुपये पेमेंट पे करा है, लेकिन मुझे देने कितने थे, केवल 1200, तो 200 रुपये माइनस कर दूंगा कि केवल मुझे ही अभी इस साल केवल 1200 ही देने थे, 200 मैंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो इसको क्या करते हैं, जो भी P&L या ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें से जो भी अगर प्रीपेड है तो उस खर्चे को माइनस कर दीजिए और फिर उस खर्चे को दिखा दीजिए, और जो अमाउंट आपने माइनस करा है, जो एडजस्टमेंट में हम लोगों को दिया हुआ है, वो हम बैलेंस शीट में कहाँ पर रखेंगे बेटा, एसेट साइड रखेंगे, एसेट्स में, यानी कि वो संपत्ति में है, क्योंकि वो अब अगली बार मुझे देना नहीं पड़ेगा ना, अगले साल मैंने इसी साल चुका दिया इसलिए। एकर्ड इनकम क्या होती है सर, एकर्ड इनकम वो होती है जो आप कमा चुके हो लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, आप कमा चुके हो आपको मिली नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 2 महीने तक जॉब करी, आपको 2 महीने की सैलरी अभी मिली नहीं है, मिलेगी तो आपकी इनकम बन जाएगी। हाँ, तो अगर आपका इसी साल फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो आप एक काम ही करो, उसे एसेट्स में जोड़ लो, क्योंकि वो आपकी एसेट्स है, मिलेगी अभी आपको, और उसे आप क्रेडिट साइड में क्या करो, उस अकाउंट में ऐड कर दो। जैसे मान लो आपको अभी तक केवल 1000 रुपये की सैलरी मिली है, 200 रुपये की सैलरी मिलना बाकी है, तो उसे आप जोड़ लो कि मुझे इस साल 1200 रुपये की सैलरी मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं है, अभी मिल जाएगी आगे, ठीक है। तो इसे क्रेडिट साइड में ऐड कर दिया जाता है और बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखते हैं। अनअर्न इनकम क्या होती है, अनअर्न इनकम के बारे में आप इतनी बात समझ लीजिएगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम काम करने से, किसी को कोई काम करवाने से पहले हम उसे एडवांस पैसा दे देते हैं, मैंने इसे एडवांस पैसा दे रहा हूँ और बाकी का पैसा कब दूंगा, काम हो जाने के बाद। तो ये जो एडवांस पैसा मिला है यही एक तरह से अनअर्न इनकम है। मतलब आपने अभी काम नहीं करा है, आपने अभी काम नहीं करा है लेकिन उसका पैसा ले लिया है, जैसे मैंने एडवांस सैलरी ले ली, बात समझ में आई। जैसे मान लो मैंने 2 महीने की सैलरी एडवांस उठा लिया, 2 महीने अभी मैंने काम नहीं करा है, तो अगर मान लो इसी साल मैंने 14 महीने की सैलरी ले ली, अब अगली बार मुझे कितने महीने की, अगली फाइनेंशियल ईयर में मुझे 12 महीने की सैलरी तो ना मिलेगी, क्योंकि मैंने तो अगले फाइनेंशियल ईयर की 2 महीने की सैलरी अभी ले ली। जैसे मान लो इस साल मेरे को मिलनी चाहिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर, या 2021 से लेकर, सॉरी 31 मार्च 2022 तक, कितने महीने की सैलरी सर, आपको मिलनी चाहिए 12 महीने की सैलरी, लेकिन मेरे को ज़रूरत पड़ गई थी भाई, मैंने कल ले ली, तो मालिक ने बोला ठीक है बेटा तुम 2 महीने की सैलरी और ले लो, तो मैंने 14 महीने की सैलरी ले ली उनसे, ठीक है। अब आपने 14 महीने की सैलरी ले ली, लेकिन अब जब आप 31 मार्च 2022 में काम करेंगे, 31 मार्च 2023 तक के लिए, तो मुझे बताइए क्या वो मुझे मालिक यहाँ पे ही 12 महीने की सैलरी देगा, नहीं देगा, वो बोलेगा आपने तो 2 महीने की एडवांस पहले ही ले ली थी, तो यहाँ पे आप कितने महीने की लेंगे, 10 महीने की लेंगे, क्योंकि आप तो 2 महीने की एडवांस ले चुके हैं ना। तो ये जो एडवांस सैलरी ले ली जाती है यही एक तरह से अर्न इनकम सैलरी होती है, वो अगले फाइनेंशियल ईयर की है लेकिन मैंने इसी साल ले ली है, तो मैं उसे अपनी सैलरी में से क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा, या मान लीजिए जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप सब्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे और ये आपकी लाइबिलिटी में जुड़ जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने उसे कमाया नहीं है, ठीक है। चलिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप लोगों को एक बात अच्छे से बताया है कि हर साल में जो आप संपत्ति का यूज़ करते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो जो संपत्ति की वैल्यू कम हो जाती है इसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, P&L में से उतने ही जितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन लग रहा है उसे माइनस करते जाते हैं, और जब उसका ट्रीटमेंट दिखाते हैं तो बैलेंस शीट में से जो भी एसेट्स होती है उतना डेप्रिशिएट करके दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे एक एसेट्स की रियल वैल्यू हमारे सामने आती रहती है। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बिजनेस करूंगा तो कई बार मैं उधार भी माल देता हूँ, ठीक है, मैंने इन तीनों को उधार माल दे रखा था, मुझे इससे पैसा आ गया, इससे पैसा आ गया, इससे पैसा नहीं आया, तो जिससे मुझे पैसा नहीं आया वो मेरे बैड डेब्ट्स होंगे, मतलब वो पैसा मेरा डूब गया। तो बैड डेब्ट्स की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ बैड डेब्ट्स मेरा नुकसान हो गया एक तरह से, तो उसे मैं डेबिट साइड में दिखाऊंगा P&L में, और जितने भी मेरे डेप्टर्स होंगे, जैसे इससे मुझे 4000 लेने थे, इससे मुझे 5000 लेने थे, और इससे मुझे लेने थे 1000 रुपये, तो अब मैं दिखाऊंगा कि मेरे डेप्टर्स कितने थे, 5 और 4 9 और 1 10, 10,000 के डेप्टर्स थे, और जो डेप्टर मेरे डूब गए उसको हटा दूंगा तो मेरे डेप्टर कितने के बने, 9000 के, ठीक है। तो यानी कि बैलेंस शीट में से एसेट साइड पे, क्योंकि डेप्टर्स कहाँ पे लिखे जाते हैं, एसेट साइड में लिखे जाते हैं, एसेट्स में साइड में डेप्टर्स में से उस वैल्यू को घटा के दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई इंसान लेता है यानी कि पूंजी पे उसने ब्याज दिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रहता है। एक बात मुझे समझने की कोशिश करिएगा, अच्छा देखिए, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो अच्छा एक बात ही बताइए, हम लोगों ने बिजनेस में शुरुआत में पढ़ा था पर्सन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, हाँ है ना, हाँ, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते भी हैं और ये बिल्कुल माननी भी चाहिए, क्योंकि ये तो सर एथिकल एक नॉर्मल बात है। तो जब मैं एक अपनी पूंजी लगाता हूँ, तो अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूँगा तो पैसा, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले मुझे बताओ
सर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ मिलेगा सर। मान लीजिए मैंने किसी को उधार दिया, भाई तुम 5,000 ले जाओ मुझसे, तो मुझे इसके 5,000 के थोड़ा इंटरेस्ट दे देना। ठीक है सर, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो इसी तरह से अब जब वो पूंजी लगी हुई है तो मैं ये मानूंगा वो पूंजी मेरी नहीं है ना, पर्सन अलग है, बिजनेस अलग है, तो मैं उस पूंजी पे भी क्या लगाऊंगा? ब्याज लगाऊंगा। सही है। अब अगर मैं पूंजी पे ब्याज लगाऊंगा तो वो ब्याज मैं दूंगा किसको? सर आप ही मालिक हैं, आप खुद को ही देंगे, तो मैं खुद को नहीं दूंगा, मैं वो ब्याज किसको दूंगा? बिजनेस को दूंगा। जैसे मैं ए हूं, मेरी यहाँ पे कैपिटल लगी हुई है, मतलब पूंजी लगी हुई है। ठीक है, अब मैं ए हूं और मैं ये मान रहा हूं मैं बिजनेस चला रहा हूं, और ये मेरे बिजनेस में क्या लगी हुई है? पूंजी लगी हुई है, मतलब बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है। तो मैं इस कैपिटल मान लो 1,000 रुपये लगी है, तो 1,000 पे 10% का डिस्काउंट दिया, वो 1,000 पे 10% का इंटरेस्ट दिया मैंने, तो यानी कि 100 रुपये हो दिए, मतलब अब पूंजी कितनी हो गई? 1,100 हो गई, है ना। तो एक सीधी सी बात है, बिजनेस अलग होता है, पर्सन अलग होता है, और इंटरेस्ट पे जो आप कैपिटल देते हो तो आप अपने खर्चे यानी कि डेबिट साइड में शो करोगे P&L में, और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दोगे, जिससे क्या होगा? कैपिटल आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? सबसे पहले तो ड्राइंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। ड्राइंग मतलब क्या होता है? जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाल लेते हो। ठीक है, हाँ सर, मान लीजिए आपने पर्सनल यूज़ के लिए गलती से पैसे निकाल लिया, आपने बोल लिया निकाल लेते हैं। अब ऐसा नहीं है, बिजनेस अलग है, पर्सन अलग है, तो आपको जो एक तो ड्राइंग आप अगर करोगे तो सीधी सी बात है, उससे भी आप कैपिटल में से माइनस करके दिखाओगे, क्योंकि निकाला तो आपने पूंजी में से हो ना मेरे भाई, कैपिटल में से माइनस करके दिखाओगे ड्राइंग को भी। अब अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो अब अगर आपने ड्राइंग करा, पैसा निकाल लिया पूंजी में से, तो आपको उस पर भी क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा, यानी कि क्रेडिट साइड में जाएगा P&L की, और बैलेंस शीट में कैपिटल में से घटा के शो करा जाएगा। ठीक है ना, कैपिटल में से क्या होगा? घटा के शो करा जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मैंने प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट और डेप्टर्स नहीं कराया, क्रेडिटर्स करा रहा हूँ सीधे। क्यों नहीं कराया? डेप्टर्स का मैंने अलग एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने डेप्टर्स का डिस्काउंट, प्रोविजंस और बैड डेब्ट्स अगर जो नए आ जाते हैं, है ना, उन सबके तीनों की ट्रीटमेंट एक साथ बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उसमें क्या रहता है? डाउट रहता है, जिससे आप लोगों का वो क्या हो, वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो प्रोविजन और डिस्काउंट और डेप्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्रेडिट साइड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कहाँ पर दिखा जाते हैं? क्रेडिट साइड में। ठीक है, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में दिखाए जाते हैं, और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से कम करके दिखाए जाते हैं। एक सीधी सी बात यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। देखो, एक सीधी सी बात समझना, अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइबिलिटी में से कम हो जाए, लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, हाँ सर, क्रेडिटर्स तो आपकी लाइबिलिटी होते हैं, हाँ, आपकी लाइबिलिटी में कम हो गई, मतलब एक तरह से वो P&L में क्या होगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है यार, मेरी जिम्मेदारी कम हो रही है, मेरा बोझ कम हो रहा है, मेरा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। अगर आपको इनकम होती है तो भी आपका फ़ायदा है, लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है तो भी तो आपका फ़ायदा है। एसेट्स बढ़ती है तो भी आपका फ़ायदा है। बेसिक चीज़ें हैं, रटने जैसा कुछ नहीं है, बेसिक है, अगर समझ के करोगे तो बहुत आसान है। अच्छा, मैनेजर का कमीशन अगर मैंने दिया, अब मैंने अगर दिया तो डेबिट साइड होगा, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर का मैंने कमीशन पे करा है। अच्छा, अब मैनेजर का कमीशन भी दो तरीके से पेपर में आता है। सबसे पहला तरीका, बिफोर चार्जिंग द सच कमीशन, नेट प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि कमीशन को लगाने से पहले, और नेट प्रॉफिट दे रखा है कमीशन के लगाने के बाद। तो अगर पहले दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉफिट दे रखा है, और जितना भी, जैसे मान लो 1,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% के हिसाब से निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दे रखा है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, मैथमेटिकल का एक छोटा सा टर्म है, तो आप लोग इतना दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट अगर बिफोर चार्जिंग है, कमीशन लगाने से पहले, ठीक है ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, नेट प्रॉफिट तो नॉर्मल निकालोगे, लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करोगे? यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन जोड़ दोगे, खत्म कहानी। बहुत आसान है, सीधा साधा, ऐसा है, मुश्किल नहीं है। चलिए अब ड्राइंग की बात कर लेते हैं। ड्राइंग में क्या ट्रीटमेंट होगी? देखो, ड्राइंग में भी दो ट्रीटमेंट होंगी, बस ड्राइंग जो है वो P&L में नहीं जा रहा, किस में जा रहा है? ट्रेडिंग में। सर कैसे जा रहा है? देखो समझना मेरी बात, कभी कभी हम पैसे में भी ड्राइंग करते हो, कभी कभी हम गुड्स ले लेते हैं। गुड्स मतलब माल, हाँ सर ये तो है। तो अगर हम कभी कभी माल ले लेते हैं मेरे भाई, माल उठा लिया हमने, माल ले लिया पर्सनल खर्च के लिए, घर में मेरा लकड़ी का बिजनेस है, घर के दरवाजे बनवाने के लिए मैं लकड़ी ले ली। अब ये तो गलत बात है सर, लकड़ी तो बिज़नेस की थी, भले ही आपका बिजनेस हो, लेकिन एथिकल तो चलना है ना, सेपरेट एंटिटी वाला पॉइंट तो रहना है। तो आप क्या करो, परचेज में से ड्राइंग माइनस कर दो, और कैपिटल में से बैलेंस शीट में ड्राइंग माइनस कर दो, खत्म कहानी, ट्रीटमेंट हो गई। सही है, चलिए
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा सपोर्ट मेरे लिए भी हो जाएगा। वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, सही है। चलो फिर टेक केयर। इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। लगे रहो, मेहनत करते रहो, खूब खुश रहो। टेक केयर सबको, बाय बाय।